सोचिए, उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव और वहां से निकलकर भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर। ये कहानी है अजय सिंह बिष्ट की, जिन्हें आज हम सब योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसी असाधारण सफर की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग दिया, वो भारत के सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक बन कैसे गया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता, धर्म और राजनीति के एक ऐसे संगम की जो शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि कैसे अजय योगी बने, फिर जानेंगे उस मठ की राजनीतिक विरासत के बारे में जिसने उन्हें गढ़ा। इसके बाद समझेंगे कि उन्होंने अपनी अलग सेना क्यों बनाई, फिर देखेंगे कि कैसे टकराव भी उनकी ताकत बना, और आखिर में उस अप्रत्याशित मोड़ की बात करेंगे जिसने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़का था अजय सिंह बिष्ट, एक महत्वाकांक्षी छात्र नेता जिसे राजनीति में अपना भविष्य साफ साफ दिख रहा था। लेकिन एक छोटी सी चुनावी हार ने उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया, हमेशा के लिए। अब देखिए, छात्र राजनीति में मिली ये हार कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। ये एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें उस आम रास्ते से ही हटा दिया जिस पर ज्यादातर युवा चलते हैं, और एक ऐसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में शायद उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था। तो होता यह है कि दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है अपने बीमार रिश्तेदार महंत अवैधनाथ से। वो तो सिर्फ उनकी देखभाल करने गए थे, लेकिन वहीं उन्हें एक ऐसा न्योता मिला जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था, गोरखनाथ मठ में शामिल होने का। और फिर एक दिन अजय ने एक बड़ा फैसला लिया, किसी को बताए बिना, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। वो गोरखपुर के लिए निकल पड़े, और वो तारीख थी 15 फरवरी 1994, जब 21 साल के अजय बिष्ट ने दीक्षा ली और एक नया नाम पाया, योगी आदित्यनाथ। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ की कहानी को समझना है ना, तो पहले उस संस्था को समझना होगा जिसने उन्हें बनाया, गोरखनाथ मठ। ये सिर्फ एक मंदिर या आश्रम नहीं है, दशकों से ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा है। मठ की ये राजनीतिक विरासत योगी आदित्यनाथ से शुरू नहीं होती है। इसकी नींव तो उनके गुरु महंत अवैधनाथ और उनसे भी पहले महंत दिग्विजयनाथ ने रखी थी। दिग्विजयनाथ ने 1949 में राम मूर्ति प्रकरण से इस मुद्दे को हवा दी, और फिर 80 के दशक में महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया। तो आदित्यनाथ ने दरअसल इसी आक्रामक राजनीतिक विरासत को न सिर्फ अपनाया, बल्कि उसे और आगे बढ़ाया। उस जमाने में ना गोरखपुर की राजनीति एक अखाड़ा थी। लड़ाई थी दो जातियों के दबदबे की, ठाकुर बनाम ब्राह्मण। एक तरफ था गोरखनाथ मठ, जो ठाकुर शक्ति का केंद्र माना जाता था, और दूसरी तरफ थे हरिशंकर तिवारी, जो ब्राह्मण गुट का सबसे बड़ा चेहरा थे। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं थी, ये पूरे पूर्वांचल पर दबदबा कायम करने की जंग थी, और योगी आदित्यनाथ ने इसी टकराव भरे माहौल में अपनी राजनीति की शुरुआत की। मठ की विरासत तो मिल गई थी, पर अब योगी आदित्यनाथ को अपना नाम बनाना था, अपना गेम खेलना था। उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा और बहुत जल्द ही ये समझ गए कि अगर इस खेल में लंबे समय तक टिके रहना है तो अपनी टीम खड़ी करनी होगी। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो अपने गुरु की जगह लेकर सांसद बन गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1999 के चुनाव से, जब वो जीते तो सही, पर मार्जिन था सिर्फ 7,000 वोटों का। और इस बेहद करीबी जीत ने उन्हें एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि सिर्फ मठ के नाम पर वो लंबे समय तक नहीं टिक सकते। और इसी सवाल का, इसी राजनीतिक जरूरत का जवाब था हिंदू युवा वाहिनी। साल 2002 में उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो ना बीजेपी का था, ना आरएसएस का। ये सीधे सीधे उनका अपना था। कह सकते हैं कि ये उनकी पर्सनल आर्मी थी, जो उनकी आक्रामक राजनीति को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा जरिया बनी। और इसका असर वो आप इन आंकड़ों में साफ साफ देख सकते हैं। 1999 में जो जीत का मार्जिन सिर्फ 7,000 वोटों का था, हिंदू युवा वाहिनी बनने के ठीक बाद 2004 के चुनाव में वो बढ़ के हो गया 1,42,000 वोट। जमीन आसमान का फर्क था ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये संगठन उनकी राजनीतिक जीत की गारंटी बन चुका था। अब जब ताकत हाथ में आ गई थी, तो उसे और मजबूत करने के लिए आदित्यनाथ ने टकराव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। और ये टकराव सिर्फ विरोधियों से नहीं था,
कई बार तो वो अपनी ही पार्टी बीजेपी से भी भिड़ जाते थे। और ये वो दौर था जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो माहौल था वो बदलने लगा। जैसे जैसे योगी और उनकी वाहिनी का दबदबा बढ़ता गया, वैसे वैसे इलाके में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी बढ़ने लगीं। 2005 के मऊ दंगेज का एक बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। और फिर साल 2007 में उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो उनके राजनीतिक करियर के सबसे विवादित बयानों में से एक गिना जाता है। इस बयान के ठीक बाद गोरखपुर में दंगे भड़क गए और नतीजा ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस घटना के बाद हुआ क्या? योगी 11 दिन जेल में रहे। उनकी हिंदू युवा वाहिनी पर सरकार ने शिकंजा कस दिया। एक पल को लगा कि शायद ये उनके करियर का अंत है, लेकिन फिर संसद में अपनी गिरफ्तारी पर बोलते हुए वो रो पड़े और उस एक पल ने, उन आंसुओं ने उन्हें क्षत्रिय नेता से सीधे राष्ट्रीय पटल पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसा मैंने कहा, उनका टकराव सिर्फ विपक्ष से नहीं था, वो अपनी ही पार्टी बीजेपी के अंदर भी एक बागी की तरह थे। चाहे अपने लोगों के लिए टिकट मांगना हो या किसी दागी नेता को पार्टी में शामिल करने का विरोध करना हो, वो कभी पीछे नहीं हटते थे। और इसी वजह से उनकी एक ऐसी छवि बनी जो किसी के दबाव में नहीं आती। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। कैसे राष्ट्रीय राजनीति में हुए बदलाव और स्थानीय शक्ति के खेल ने मिलकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, एक ऐसी कुर्सी जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। साल 2014 देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी और राजनीति का मिजाज भी बदल रहा था। अब आदित्यनाथ का जो आक्रामक हिंदुत्व वाला अंदाज था ना, जो पहले शायद कुछ लोगों को खटकता था, वो अब राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के लिए एक बड़ी जरूरत बन गया। 2017 में बीजेपी ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया। मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बड़ा नाम चल रहा था मनोज सिन्हा का। लग रहा था कि बस उनका नाम फाइनल है। लेकिन आखिरी के कुछ घंटों में पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। तो पर्दे के पीछे हुआ क्या, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मनोज सिन्हा के नाम पर आपत्ति जताई। फिर उन्होंने और योगी आदित्यनाथ ने हाथ मिला लिया। योगी ने दिल्ली में आरएसएस से बात की और उनका सपोर्ट हासिल कर लिया। और फिर अमित शाह का एक फोन कॉल आता है जो सारे समीकरण बदल देता है। और उस फोन कॉल ने यह तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। तो अगर हम उनकी पूरी यात्रा का सार निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। उन्होंने गोरखनाथ मठ से मिली राजनीतिक विरासत को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि उसे और धार दी, उसके तेवर को और आक्रामक बनाया और उसी के दम पर वो सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच गए। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, योगी आदित्यनाथ का ये जो उदय है, ये आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की जबरदस्त महत्वाकांक्षा की कहानी है, या फिर गोरखनाथ मठ जैसी एक शक्तिशाली संस्था की ताकत का नतीजा, या फिर ये हमारे देश के बदलते हुए राजनीतिक मिजाज का ही एक आईना है? शायद इसका जवाब इन तीनों में ही कहीं छिपा है।